है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एच फील्ड भी बोल देते हैं इसे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, एच फील्ड। और एकदम सिंपल सी बात है कि एच फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जैसे पूरा रूम है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रूम में, इसमें से एक ये कॉर्नर है, इसमें हमने सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखा है। तो जिस जगह पर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखेंगे हम, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल सा, जहां पर भी हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं वो किसी बड़े से मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट हो गया, यही हो गया, एक बड़े से मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट है, और उसी को हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल देते हैं। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस से। इसके लिए एक फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट जानते ही हो, B टोटल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे इसे हम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा B ओवर म्यू नॉट। अगर हम डेफिनेशन बोले तो इससे भी बोल सकते हैं, ये रेशियो है किस किस का, मैग्नेटिक इंडक्शन और म्यू नॉट का। B हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन, और म्यू नॉट जानते ही हो क्या है, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो इन दोनों का रेशियो है H। यूनिट निकालनी है हमें इसकी, H की क्या चाहिए, यूनिट। अब H की यूनिट आएगी, या तो इन दोनों की यूनिट मिल जाए हमें, है ना। अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम, एक रिलेशन निकालेंगे, उससे डायरेक्ट आ जाएगी यूनिट। अभी हम B और म्यू नॉट के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बाद में निकालेंगे इसकी यूनिट, ठीक है। एक रिलेशन अभी निकालना है, उससे डायरेक्ट निकलती है। दूसरा चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब क्या है इसमें, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम I से। और इंटेंसिटी क्या है, देखो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रख दो, जब सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने के लिए रख दिया तुमने, तो इसे एक तरह से समझ लो कि हम मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें दे रहे हैं। भाई मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेट बन रहा है ये अगर सब्सटेंस, तो हम इसे एक तरह से दे ही तो रहे हैं। तो तुम कोई चीज इसे दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी ही हमेशा लेता रहेगा, एक लिमिट होगी इसकी, उस लिमिट तक ही तो लेगा ये। तो वो लिमिट जहां तक ये मैग्नेटाइज हो सकता है उसी को हम बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मतलब मैक्सिमम लिमिट है ये, उसके बाद फिर ये मैग्नेटाइज होना बंद हो जाएगा। अब वर्ड इंटेंसिटी है तो उसे पढ़, उसमें क्या है। तो हम इसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, किस लिमिट तक इसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसको हम बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और अभी मैंने बोला नहीं है, इंटेंसिटी है ना, इसे मैंने अलग से लिख दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लेकिन इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो वो फिर कंफ्यूज करता है कि इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन पढ़ रहे हैं कि इंटेंसिटी मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसलिए लिखा भी नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो H, और है क्या ये बात समझ, ये भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये भी इसका भी एक और नाम। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखा है, वो जब हम याद कर लेंगे तो बाद में साइड में पढ़ लेंगे कि H को ये और बोलते हैं। अभी कंफ्यूजन से हटने के लिए दोनों का अलग अलग नाम रखे मैंने। तो ये क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है वो, यही तो हो गया, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा ये बात आती है, I की जो वैल्यू है, मैग्नेटाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, उस जो सब्सटेंस होगा तुम्हारा, देखना जैसे अगर मैग्नेटाइज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो कौन बताएगा, ये पोल स्ट्रेंथ बताएगी, जो पोल स्ट्रेंथ होगी इसकी वो बताएगी, या फिर पोल स्ट्रेंथ से हमारे पास आता है डायपोल मोमेंट, वो बता सकता है। कितना मैग्नेटाइज हुआ वो कौन बताएगा, या तो पोल स्ट्रेंथ बताए कि हाँ भाई इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है तो मतलब ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया है, कम आई है तो कम मैग्नेटाइज हुआ है। या फिर वो पोल स्ट्रेंथ से हम क्या निकालते थे, डायपोल मोमेंट, M इज इक्वल टू M इंटू 2L, वो बताए। तो वहीं से डेफिनेशन बनती है इसकी, I इज इक्वल टू M अपॉन V पर यूनिट वॉल्यूम। जितना उसका डायपोल मोमेंट है वही है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पर यूनिट वॉल्यूम जो डायपोल मोमेंट है वही क्या है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। M को हम लिख सकते हैं, अगर बार मैग्नेट है तो M इंटू 2L लिख सकते हैं, और बार मैग्नेट ऐसे ही बनी होगी, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, टोटल लेंथ इसकी कितनी ले ली हमने। अब इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा,
तो इसका वॉल्यूम A इंटू 2L लिख दें। वॉल्यूम क्या हुआ, एरिया इंटू लेंथ, 2L से 2L कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो एक डेफिनेशन और बन गई यहां से। स्मॉल m क्या है, फोल स्ट्रेंथ, फोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फोल स्ट्रेंथ की यूनिट याद है, एम्पियर मीटर, तो इसकी यूनिट एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो क्या बचा, एम्पियर पर मीटर यूनिट आ जाएगी इसकी, यूनिट आ गई, क्या यूनिट है, एम्पियर पर मीटर यूनिट आ गई इसकी, ठीक है, तो यूनिट आ गई। इंटेंसिटी के बाद एक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से। एक्स की एक टांग खींच दी है, बन गया काई, हाँ हाँ, एक्स है उसकी एक टांग खींच दो, काई हो जाएगा ये। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसे डिफाइन करने के लिए हम ये बोलेंगे कि जो आई है, आई मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई इज प्रोपोर्शनल टू एच। अब एक चीज सोचने वाली बात है, ये तो बात सही है भाई, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितना ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी उसमें ज्यादा आएगी। अगर तुम कम छोटे से फील्ड में रखोगे तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसीजर है वो कम होगा, बड़े फील्ड में रख दोगे तो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसीजर ज्यादा होगा। तो आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एच के। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही यहाँ काई है, आई इज इक्वल टू काई एच, तो काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच। अगर यूनिट डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो यही आएगी। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उन दोनों का रेशियो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। बन गई डेफिनेशन। अब हाँ, यूनिट क्या बतानी पड़ गई यहाँ पर। एच की जो यूनिट है बाद में फॉर्मूला से ही बता देंगे, खैर चलो। एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, उसे बताने के पीछे रीजन कि जो काई है इसकी जो यूनिट है वो है ही नहीं है, मतलब वो कैसा है, इसलिए मजबूरी थी बताना, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। तो इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है और इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है, तो ये एम्पियर पर मीटर से ही कैंसिल हो गया, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस। इसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसको यहां से लिखेंगे हम B इज इक्वल टू म्यू एच, किसी के लिए भी मीडियम हो चाहे फ्री स्पेस, तो म्यू एच लिख दिया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, B ओवर, इससे डिफाइन कर देंगे B मैग्नेटिक इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एक और वर्ड आएगा वो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू आर से, और ये है म्यू अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, जैसे हमने पढ़ा था एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही है। वो रिलेटिव क्या था, और उसी को हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था, ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो ये भी यूनिट लेस हो गया क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम, तो ये कैसा है, यूनिट लेस होगा। तो डेफिनेशन यही बन जाएगी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी इन वैक्यूम का रेशियो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के इक्वल होगा। बन गई डेफिनेशन। अब एक रिलेशन चाहिए हमें, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटिटीज, मतलब जितनी भी क्वांटिटी अभी पढ़ी है हमने, इन सब के बीच में रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैलकुलेट करना है इन सब के बीच में। कैसे, सबसे पहले क्या है, कंसीडर कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया है। तो जब करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट फ्लो कराने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर फ्री स्पेस है,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा सपोज बी नॉट। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से वो क्या है, बी नॉट। अब इसी सोलेनॉइड के बीच में हमने यहां पर एक कोई मटेरियल रख दिया है। ये जब हम इस मटेरियल को रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस सबस्टेंस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सबस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सबस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। किस लिमिट तक वो मैग्नेटाइज हो रहा है उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसे सपोज कह देते हैं B1 है वो, और वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा भाई, वो सबस्टेंस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है, ज्यादा होगी तो ज्यादा फील्ड होगा उसके अंदर, कम होगी तो फील्ड कैसा होगा, कम। तो B1 प्रोपोर्शनल हटा दो, म्यू नॉट इंटू क्या आ गया I, ठीक है। B नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू H। जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो जो भी होगा वो H में ही हमने इसे रख दिया। तो टोटल फील्ड कितना हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B नॉट प्लस यहां पर इतना, तो ये अकेला ही था इसके पास। जब उसके अंदर हमने इसे रखा मैग्नेटाइज होने के लिए तो इसके अंदर इतना फील्ड और प्रोड्यूस हो गया, और जो पहले से है वो तो है ही इसके पास में। तो टोटल क्या हो गया, B नॉट प्लस B1। B नॉट की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट H, और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक बात समझना, ये B नॉट लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं था, वो लूप से बस और खाली था सब। यहां पर हमने लिखा B, क्योंकि अब जो फील्ड यहां है वो सबस्टेंस के अंदर भी है और सोलेनॉइड के लिए भी है, मतलब मीडियम आ गया। इसमें मीडियम नहीं है और इसमें मीडियम, जब इसमें मीडियम है तो फिर B आएगा, और B आएगा तो क्या आएगा, यहां पर नॉट नहीं आएगा। ये फ्री स्पेस है क्योंकि उसमें मीडियम था ही नहीं। यहां से म्यू नॉट कॉमन ले लिया हमने, क्या हो गया H प्लस I, और इधर है म्यू H, H और कॉमन लो तो यहां से क्या बचेगा 1, और यहां पर I अपॉन H, और इधर कौन है, इससे कैंसिल हो गया, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट नीचे आ गया, किसके इक्वल है 1 प्लस I अपॉन, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं देखो 1 प्लस I अपॉन H है, तो इसका मतलब हुआ कि ये यूनिट लेस है। 11th क्लास की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेम क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब ये यूनिट लेस है तो ये भी यूनिट लेस होगी। I की यूनिट निकाल चुके थे एम्पियर पर मीटर, तो H की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर ही होगी, सही है, तभी तो यूनिट लेस बनेगी। I तो हमने निकाल दिया था M अपॉन V से, तो ये तो आ गई। अब बची ये, और ये पूरी यूनिट लेस होनी है, तो पूरी यूनिट लेस कब होगी, जब H भी एम्पियर पर मीटर होगी। तो यहां से मैंने बोला था वैसे निकाल के बता देंगे। I अपॉन H को तो जानते हो तुम, काई, और म्यू अपॉन म्यू नॉट को भी जानते हो, म्यू आर। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी हर लाइन अपने आप में एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि यही फॉर्मूला है, या फिर एक प्रोसीजर है, इसे याद कर लो, जरूरत पड़े इससे हम उल्टे लौटेंगे, फिर इसे याद कर लेंगे। जैसे म्यू और म्यू नॉट दे दिया तो इसे सॉल्व कर लिया हमने। काई अगर नहीं है तो I अपॉन H से निकालेंगे, I नहीं होगा तो M अपॉन V से लेके आएंगे, मतलब इसे लर्न करना है, इससे वापस लौटना पड़ेगा हमें फॉर्मूला बनाते बनाते, ठीक है। तो रिलेशन कैसे निकाला है, पहले सॉलिनॉइड है, उसके अंदर कुछ भी मीडियम नहीं है, तो फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस के लिए हो गया B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। फिर हमने उसमें मीडियम रखा, मतलब कोई सबस्टेंस मैग्नेटाइज करने के लिए रखा, तो हमने बोला कि भाई मैग्नेटाइज करने के लिए सबस्टेंस रख रहे हो तुम, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है, तो बोला I है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो I पे डिपेंड करेगा। तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, I पर। तो यहाँ से आ गया इतना, इस सबस्टेंस के अंदर इतना फील्ड है और वैसे इतना है, तो टोटल फील्ड क्या होगा, ऐड कर दो, और टोटल फील्ड ऐड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा।
हिस्टैरिसीस कर्व और लूप, BH कर्व, हिस्टैरिसीस लूप भी बोल देते हैं इसे, और लूप बोलने का मतलब हो गया क्लोज हो गए, हिस्टैरिसीस लूप या फिर BH कर्व। इंग्लिश का वर्ड है वैसे ये क्या होता है, मतलब इंग्लिश का ही वर्ड है ये प्रॉपर, फिजिक्स में यूज हो रहा है तो फिजिक्स के हिसाब से बताएंगे। कमिंग लेट, सही है, पीछे पीछे आना, ठीक है, वही यूज है इसका यहाँ पर। देखो कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के बीच में, B और H के बीच में, तभी हमने इसे क्या बोल दिया है, BH कर्व, ठीक है, BH कर्व है, तो H है ये हमारे पास में और ये B, तो H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जिस फील्ड में हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखेंगे। अब हमने क्या किया, H की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो हमने एक फील्ड ले लिया H, उसमें किसी सब्सटेंस को रख दिया है, उसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो है B, उस सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड आएगा वो B है। B समझ में आ गया, B क्या है, जिस सब्सटेंस को हमने रखा है मैग्नेटाइज होने के लिए, उसको अंदर जो प्रोड्यूस होगा फील्ड वो B है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर हम I लिखा हुआ भी देखेंगे, IH कर्व भी होता है, तो वही बात आ रही है अभी जो पढ़ा है भाई, जब हम H में मैग्नेटाइज करने के लिए रखेंगे तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी तो आएगी, और उसी से क्या आता है B, अभी फॉर्मूला लिखा B = μ0I, ठीक है, तो IH कर्व भी आ सकता है, BH कर्व भी आ सकता है, तो अभी हम BH की बात कर रहे हैं। H को इंक्रीज करते हैं तो B भी इंक्रीज होगा, ज्यादा फील्ड लगाओगे ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें, तो H बढ़ाते गए B भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि H बढ़ाते जाओगे तो B इंक्रीज ही होता रहेगा, वो इसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर ये मैक्सिमम फील्ड हो गया इसके अंदर। अब H अगर बढ़ाओगे भी तो ये सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गया, O से चले कहाँ पर आ गए हम, A तक। अब H को वापस जीरो कर रहे हैं, मतलब उस सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, H को कहाँ लेके आ रहे हैं, जीरो पर। जब H को हम जीरो पे लेके आते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है, मतलब H तो हो गया जीरो, लेकिन उस सब्सटेंस के अंदर का फील्ड खत्म नहीं हुआ, उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा रह गया है, और ये आ गया हमारा B। कोई सब्सटेंस कम हो जाएगा, बिल्कुल जीरो तुरंत नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब कुछ बच रहा है उसमें, ठीक है। तो अब बच गया, उसको हम बोलते हैं, जो OB है हमारे पास बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या है ये, रिटेंटिविटी, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बचा रह गया। अब इसे खत्म करना है B को, तो B को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, H को रिवर्स ले जाएंगे माइनस में, और जब माइनस में ले जाएंगे तो फिर हम जब H की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो B की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी और आकर हो जाएगी जीरो, हो जाती है। एक्सपेरिमेंट है ये, स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं क्योंकि B कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड है, OB नेगेटिव H लगा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एक तरह से हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, और डायरेक्शन रिवर्स करने से ये कंडीशन ऐसी आएगी जब ये फील्ड जो सबस्टेंस के अंदर था वो कितना हो गया, जीरो, तो O और इसे बोल देते हैं C। तो OC क्या है, OC है वो नेगेटिव वैल्यू H की जिस पर B जीरो हो गया, उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। क्या है वो, कोएर्सिविटी है, जबकि B की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यही सेम लूप या सेम ग्राफ रिपीट होगा माइनस में, इसके बाद अगर हम माइनस में ही बढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद फिर ये सैचुरेट हो जाएगा, फिर हम H को नेगेटिव से कहाँ लाएंगे, जीरो में, तो ये फिर से ऐसे आएगा, लेकिन फिर से जीरो पे नहीं गया, H नेगेटिव से हम जीरो पे आए, लेकिन B अब नेगेटिव में चला गया, पहले माइनस भी हो गया यहाँ पे आके, लेकिन फिर भी जीरो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ फिर से बच गया। जब कुछ फिर से बच गया तो ये फिर से OE वही है OB जैसा ही, क्या है ये, रिटेंटिविटी।
और फिर हम H को प्लस में लेके जाएंगे तो ये कंडीशन आएगी। मतलब OF फिर से क्या है, कोएर्सिविटी। तो दो पोजीशंस आ गई हमारे पास में, ये मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, ये भी मैक्सिमम। यहां पर B बच गया है, जो वो हो गया रिटेंटिविटी। यहां भी B बचा है नेगेटिव में, तो वो भी रिटेंटिविटी है। यहाँ H नेगेटिव के लिए B 0 हो गया है, तो उसे बोला कोएर्सिविटी। और यहाँ H पॉजिटिव के लिए B 0 हुआ है, तो वो भी क्या है, कोएर्सिविटी। और ग्राफ देखो उसी लूप को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब गया जिस पाथ से उस पाथ से वापस नहीं आया है, सही है। तो उस पाथ से वापस नहीं आ रहा है। इसमें जो इसका एरिया होगा, एरिया वो किसके इक्वल होगा, इस लूप का एरिया, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। एरिया कैसे निकालते हो, L इंटू बी से, मतलब दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करते हो ना तुम। यहाँ डायमेंशन कौन है, B और H। यहाँ पर कौन है, B और H, तो BH हो गया। ये इंटीग्रेशन में चलेंगे तो हम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अभी सिंपल हमने लिख दिया कि B इंटू क्या है, ये H है। ये एरिया यही होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ पर लेंथ होता है, ब्रेड्थ होती तो L भी लिखते हैं। अभी H और B है तो हमने H और B लिख दिया, सही है। वेरिएशन किस में दे रहे हो तुम, H में। H को जो वेरी करा रहे हो, H को वेरी करा रहे हो तो हम इसे लिख सकते हैं B DH इंटीग्रेशन, ठीक है। उसकी इतनी नीड नहीं है हमें, फिलहाल BH से हमारा काम चल रहा है, एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ। जो एरिया ऑफ द लूप है वो एक बात और बताता है, एरिया जो है वो ये बताता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। इसका एरिया, BH कर्व का जो एरिया है वो क्या बताता है, एनर्जी लॉस। क्योंकि हम इसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी देंगे इसे, फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे, फिर एनर्जी देंगे, और एनर्जी मिल तो रही नहीं तुम्हें वापस, तो लॉस ऑफ एनर्जी है इसमें। वो एनर्जी लॉस कौन बताएगा, एरिया। एरिया ऑफ द लूप ही सीधे सीधे पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी लॉस को शो करता है। क्या है, एरिया ऑफ लूप, BH बाद में लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, ये है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। पर यूनिट वॉल्यूम जो लॉस है वो बताएगा लूप। मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसके लिए BH कर्व पतला होगा उसमें एनर्जी लॉस कम होगा, और ऐसा सबस्टेंस जिसमें कि इसका एरिया ज्यादा हुआ वहां लॉस ज्यादा होगा। और वो कंडीशन है किस किस के लिए, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन के लिए। सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन के लिए। ये हमारे पास है B और H, ठीक है। एक सॉफ्ट आयरन की जब हम बात करते हैं तो कर्व ऐसा बनता है, और जब हार्ड आयरन में कर्व बनाएंगे तो कर्व की शेप ये आती है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना आसान है, तुरंत हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं और तुरंत उसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। सॉफ्ट आयरन कैसा होता है, मतलब उसका नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को। सॉफ्ट आयरन का हम यूज कर रहे हैं, मुड़ने से सॉफ्ट आयरन का मतलब नहीं है। हार्ड और सॉफ्ट का डिफरेंस क्या है, हार्ड और सॉफ्ट का मतलब ये है कि रेस्पेक्ट है वो वर्ड केवल। हार्ड आयरन का मतलब हो गया कि जिसमें कि रिजिडिटी ज्यादा होगी, और सॉफ्ट में रिजिडिटी कुछ कम होगी, लेकिन उसका ये सेंस नहीं कि सॉफ्ट आयरन को हम मोड़ देंगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ट्रांसफार्मर पकड़ के तो मोड़ के तैयार कर लोगे, ठीक है कि नहीं। उसका सेंस केवल इतना ही है कि रिजिडिटी दोनों में डिफरेंस है, इतना बस। तो ये मैग्नेटाइज कर सकते हैं आराम से, और डीमैग्नेटाइज भी आसानी से किया जा सकता है, जबकि ये वाला मैग्नेटाइज नहीं आसानी से होगा, ना ही डीमैग्नेटाइज आसानी से होगा, ठीक है। और एक बार तुमने मैग्नेटाइज कर दिया तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसे, और ये कम एनर्जी लॉस में ही काम करेगा। तो जहां पर जिस जगह पर हमें सबस्टेंस को मैग्नेटिक सबस्टेंस बना के नहीं रखना है,
उसे बार बार मैग्नेटाइज करना है, बार बार डीमैग्नेटाइज करना है, वहां हम सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। और जहां पर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें बना के रखनी है वहां पर हम हार्ड आयरन का यूज करेंगे। सही है? सॉफ्ट आयरन का यूज कहां करेंगे? हाँ, जैसे कि ट्रांसफार्मर में जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं वो आयरन की होती हैं। करंट वहां पे एसी चलता है और एसी जो होगा वो वेरिएशन दिखाएगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा और मैग्नेटिक फील्ड बदलने से वहां पर क्या होगा, अभी आगे बढ़ेंगे इंडक्शन, उसके थ्रू क्या होगा, उसमें हम नोट करें तो वहां पर फ्लक्स में वेरिएशन आएगा जिससे लॉस बहुत होगा। मतलब वो स्ट्रिप बार बार मैग्नेटाइज हुआ करेगी और बार बार डीमैग्नेटाइज, तो उसे हार्ड आयरन की बना देंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो लॉस ज्यादा होगा। ठीक है? ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं उसमें यूज कर लिया इसे। और जो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हो ना घर की, उसमें भी क्या है, सॉफ्ट आयरन का यूज किया गया है जिससे कि जब हम जरूरत पड़े तब वो मैग्नेट बन जाए और जैसे ही हम लाइट को स्विच ऑफ करें वैसे ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर दे तुरंत, क्योंकि अगर वो बनी रह जाएगी तो गड़बड़ होगी। बेल में वो जो जिंगल बेल वाली है उसे छोड़ दो, बाकी दो बेल तुम्हारे यहाँ नॉर्मली यूज होती है। एक तो वो दबाते ही वो किर करके बोलती है और एक वो टिंग टोंग की आवाज आती है। इन दोनों मैग्नेट के थ्रू काम कर रही है। एक में तो सीधे सीधे वो तुम्हारी साइकिल वाली घंटी लगी हुई है और उसके ऊपर वो स्ट्राइक करता है हैमर छोटा सा बना हुआ वहां पे, वो उसी के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू, जैसे ही मैग्नेट अंदर बनती है वैसे ही वो उसे स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करते ही वो करंट कट जाता है। उसका ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, मैग्नेट खत्म, वो वापस लौट जाता है, फिर वो जैसे ही वापस लौटता है फिर वो वहां पे टच हो जाता है वायर से, फिर मारता है, वो ऐसे चलता है। ठीक है? और जो टिंग टोंग वाली है उसमें क्या है, बीच में मैग्नेट लगी हुई है और दो स्ट्रिप्स लगी हैं आयरन की ऐसे साइड में, जैसे ही तुमने ऑन किया वैसे ही वो मैग्नेट वर्क करती है और दोनों को अपनी तरफ खींचती है और वो रुकावट सी कुछ इस बीच में लगा रखी है, तो जैसे ही इधर आएंगी वैसे ही एकदम बजेंगी और तुम जैसे ही ऑफ करोगे वो वापस जाएंगी, तो बस दो बार आवाज आएगी उसमें, आते समय और जाते समय। तुम उसे दबा के रखना, वो बजेगी नहीं, एक बार बजेगी रुक जाएगी। जो अगर कहीं घर पर लगी हो ज्यादा देर तक मत दबाना, नहीं तो वो कॉइल फूक जाएगी, उसकी घंटी खत्म। तो तुम जैसे ही दबाओगे से दबा के ही रख लेना, बस एक टिंग की आवाज आएगी और रुक जाएगी। जब छोड़ोगे तो दूसरी आवाज आएगी उसकी, क्योंकि वो स्ट्रिप को पकड़ लेती है मैग्नेट तुरंत। अब तुम जब छोड़ोगे करंट, जब बंद करोगे ना तब वो छोड़ेगी, तब दूसरी साउंड आएगी। तो बस उसे दबा के छोड़ना होगा, मैं केवल, समझ गए?